नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि बजट 22-23 के द्वारा जीएसटी में कौन से बड़े बदलाव प्रपोज किए गए हैं। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 16 दिया गया है जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाता है। यहाँ पे बदलाव के लिए प्रपोजल दिया गया है, यानी कि टैक्स पेयर के द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं। सेक्शन 38 के अंतर्गत आपको जो इनवर्ट सप्लाई है वो दिखाई देती है, जो सप्लायर ने जीएसटी की इनवॉइस अपलोड की है उसके बेस पे आपको जीएसटी पोर्टल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाई देता है। लेकिन यदि रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा तो आप उस सप्लाई से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत टाइम लिमिट दी गई थी कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक अवेल कर सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद आप सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते थे। अब इसे एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल दिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 13 नवंबर तक आप पिछले साल की इनवॉइसेस या डेब्यू नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है यदि व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं करता है। इसके लिए अमेंडमेंट की गई है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और वो फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता है, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद 3 महीने तक भी ड्यू डेट के, तो उस केस में उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। या फिर यदि व्यक्ति रेगुलर टैक्स पेयर था तो उस केस में वो लगातार यदि 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता था तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती थी। अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट की गई है कि पीरियड जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि लगातार वो कितने टाइम पीरियड के लिए यदि रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट नोट इशू करने के लिए टाइम लिमिट दी गई थी। फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट है उस डेट तक आप इशू कर सकते थे, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक आप क्रेडिट नोट इशू कर पाएंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। इसके लिए अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। सेक्शन 37 के अंतर्गत बताया गया है कि आउटपुट सप्लाई की रिटर्न किस प्रकार फाइल की जाएगी जीएसटी में। इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, यानी कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है और इसके बारे में जो कंसर्न रिसिपिएंट है उसे भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो जीएसटी 1 फाइल की जाती थी उसके बारे में रिसिपिएंट को किया जाता था, तो अगर मिस मैच होता था तो उसके बारे में जो है कम्युनिकेशन 2 वे का था, यानी कि 2 वे प्रोसेस था। लेकिन अब इस प्रोविज़न को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब जो है मैचिंग का कंसेप्ट नहीं रहेगा जैसा कि पहले ही सेक्शन के अंतर्गत मेंशन किया गया था। इसके अलावा यदि आपकी जीएसटी 1 में कोई गलती हो जाती है तो आप फाइनेंशियल ईयर के बाद सितंबर की ड्यू डेट तक उसे अमेंड कर सकते थे, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद अब 30 नवंबर तक उसे अमेंड कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने पिछले टैक्स पीरियड की जीएसटी 1 फाइल नहीं की है तो आप नेक्स्ट पीरियड की फाइल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 38 दिया गया था जो कि यह बताता था कि सप्लायर और रिसिपिएंट को एक दूसरे की जो डिटेल है वो कम्युनिकेट की जाएगी और जो मिसमैच है उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अब इस सेक्शन को पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट किया गया है, उन्हें सेक्शन को प्रपोज किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए नई कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। दोस्तों, यह नया सेक्शन 38 जो कि प्रपोज किया गया है, यानी कि जैसे ही सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल कर देगा तो उसके बेस पे ऑटोमेटिकली रिसिपिएंट को इसकी डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि वो कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है और कौन सा ऐसा क्रेडिट है जो कि अवेल नहीं कर सकता। यानी कि मान लीजिए सप्लायर के द्वारा नई रजिस्ट्रेशन ली गई है और उसके द्वारा कोई आईटीसी आपको दिया गया है तो इमीडिएटली वो आपको आईटीसी पास हो नहीं कर पाएगा, इसके लिए रूल प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। या फिर यदि सप्लायर के द्वारा डिफ़ॉल्ट किया गया है टैक्स की पेमेंट करने में, इसी प्रकार सप्लायर के द्वारा जीएसटी 1 में ज़्यादा टैक्स पेबल दिखाया गया है और वो उस लिमिट से एक्सीड कर रहा है जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा रहा है लेकिन वो उस लिमिट से ज़्यादा है जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में डिफ़ॉल्ट किया गया है, या फिर कोई और व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है, इनसे रिलेटेड आईटीसी आप नहीं ले पाएंगे।
इसी प्रकार दोस्तों सेक्शन 39 में अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, यानी कि नो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आज की डेट में मंथ के ख़त्म होने के बाद 20 डे तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये पीरियड रिड्यूस किया गया है। मंथ के ख़त्म होने के बाद 13 डे तक ही वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके पास ऑप्शंस है आज की डेट में कि वो या तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर वो जो स्पेसिफाइड परसेंटेज का अमाउंट है वो पे करते हैं। लेकिन इसके लिए जो अमेंडमेंट है वो अब प्रपोज की गई है जीएसटी एक्ट में, पहले अमेंडमेंट नहीं थी। इसके अलावा यदि आपकी कोई गलती हो गई है जीएसटी के रिटर्न को फाइल करते हुए तो आप उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक। इसके अलावा जब तक आप GST 1 को फाइल नहीं कर देते हैं तब तक आप उस पीरियड की GST 3 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। दोस्तों जीएसटी एक्ट का सेक्शन 41 ये कहता था कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रोविजनल बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक मैचिंग कंसेप्ट जो स्टार्ट नहीं किया गया था। लेकिन अभी सेक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्रपोजल दे दिया गया है, यानी कि आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा। इसके लिए कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। यह नया सेक्शन 41 जो कि प्रपोज किया गया है, यानी कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकता है सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे। लेकिन यदि उसके सप्लायर के द्वारा सप्लाई के ऊपर इन जीएसटी पे नहीं किया गया है तो उस केस में रेसिपिएंट को ये रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही सप्लायर जो है टैक्स पेबल को पे कर देगा तो उसके बाद जो ये जीएसटी रिवर्स किया गया है उसे दोबारा से रेसिपिएंट क्लेम कर सकता है। दोस्तों जीएसटी एक्ट में सेक्शन 42, 43, 43A दिए गए थे जो कि टू वे कम्युनिकेशन की बात करते थे, यानी कि सप्लायर और रेसिपिएंट को एक दूसरे को ये बताया जाएगा कि उनकी जीएसटी में कौन से मिसमैच आ रहे हैं। लेकिन अब इन सेक्शन को ही डिलीट करने के लिए प्रपोजल दे दिया गया है। दोस्तों अब यदि कोई व्यक्ति जीएसटी में जो टीसीएस की रिटर्न है वो डिले से फाइल करेगा उसे लेट फीस भी पे करनी होगी। इसके लिए सेक्शन 47 में अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। इसके अलावा सेक्शन 47 में इनवर्ट सप्लाई के लिए भी लेट फीस प्रिस्क्राइब की गई थी, जबकि इनवर्ट सप्लाई की रिटर्न रेसिपिएंट फाइल नहीं करता है, इसलिए जो सेक्शन 38 था उसकी रेफरेंस को रिमूव कर दिया गया है। इसी प्रकार जो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए सेक्शन दिया गया था वहाँ पे भी अब इनवर्ट सप्लाई के लिए रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सेक्शन 38 को रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों सेक्शन 49 में भी अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं, यानी कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन लगा सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कितना यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा डिस्टिंक्ट पर्सनस अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन लगाई गई है कि व्यक्ति की कोई लायबिलिटी जो है डिमांड की वो ड्यू नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अब ये कंडीशन भी लगा सकती है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मैक्सिमम कितना अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 50 भी अमेंड किया गया है 1 जुलाई 2017 से, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से अवेल करेगा और यूटिलाइज करेगा तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से अवेल करेगा और यूटिलाइज करेगा तो उसे 24% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। दोस्तों जीएसटी में जो टीसीएस काटा जाता है उसके लिए जो रिटर्न फाइल की जाती है उसमें आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक आप ये रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। दोस्तों रिफ़ंड से रिलेटेड भी अमेंडमेंट की गई है, यानी कि यदि अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फाइल करना होगा और रिफ़ंड ले सकते हैं। आपको GST 3B को फाइल करने की वेट करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिक आइडेंटिटी होल्डर के केस में आप 6 महीने के अंदर रिफ़ंड ले सकते थे, लेकिन अब आप जिस क्वार्टर में ये सप्लाई ली है उसके ख़त्म होने के बाद 2 साल के अंदर आप कभी भी जो रिफ़ंड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो GST ऑफिसर है वो रिफ़ंड की रिकवरी कर सकता है, यानी कि रिफ़ंड को होल्ड कर सकता है यदि आपकी कोई लायबिलिटी ड्यू है GST एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा यदि सप्लाई की गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को तो उस केस में नई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है।
जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के अंदर रेलेवेंट डेट से। यदि जीरो रेट सप्लाई की गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को, तो उस केस में जो 2 साल काउंट किए जाएंगे वो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इंस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई से काउंट किए जाएंगे। क्योंकि अब सेक्शन 38 को अमेंड कर दिया गया है, इसलिए सेक्शन 168 में जो रेफरेंस दी गई थी सेक्शन 38 की, उसे भी रिमूव किया गया है। इसके अलावा जो जीएसटी का पोर्टल था gst.gov.in, उसे रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि 22 जून 2017 से इस नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया है ताकि जीएसटी का जो पोर्टल है वो नोटिफाई किया जा सके सभी पर्पज़ के लिए अदर देन ई-वे बिल एंड फॉर जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस। जीएसटी का जो नोटिफिकेशन है 13/2017 उसे रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि 1 जुलाई 2017 से अमेंड किया गया है ताकि सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत 18% इंटरेस्ट रेट नोटिफाई किया जा सके। यानी कि यदि आप रॉन्गली इनपुट एज क्रेडिट अवेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उस केस में 18% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। इसी के लिए आईजीएसटी एक्ट में और यूटीजीएसटी एक्ट में भी अमेंडमेंट की गई है बैक डेट से। इसी प्रकार रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई है जीएसटी के रेट नोटिफिकेशन के, यानी कि यदि सप्लाई की जाती है अनइंटेंडेड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ फिश मील एक्सेप्ट फिश ऑयल, तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई थी 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2019 तक। लेकिन यदि इस दौरान टैक्स काट लिया गया था, जमा करा दिया गया है, तो उसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि अल्कोहल लिकर लाइसेंस दिया जाता है लाइसेंस फीस के रूप में, तो इसे जो है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इशू किए थे, ये 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव किए गए थे। लेकिन यदि इस केस में भी टैक्स पे कर दिया गया है तो उसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।